हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर और आप मेरे साथ पढ़ेंगे 7th चैप्टर जो कि 8th क्लास के एनसीईआरटी का है, यह साइंस का। ठीक है, तो हम लोग साइंस के सीरीज में यानी कि 8th क्लास के 7th चैप्टर तक पहुंच चुके हैं। और क्या है कि इस 7th चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण कैसे किया जाता है और इनका संरक्षण जो है वह क्यों जरूरी है। तो हम जहाँ तक देखते हैं कि इस पार्ट के शीर्षक से ही हमें यह समझ में आता है कि इनका जो कंजर्वेशन है, ठीक है, यानी कि प्लांट एंड एनिमल का कंजर्वेशन है, वो हम लोग पढ़ेंगे। पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो चलिए देखते हैं कि ये इनका कंजर्वेशन हम कैसे कैसे कर सकते हैं, इनका कंजर्वेशन क्यों हमारे लिए जरूरी है। और इसमें पहला ही बिंदु हमें पढ़ने को मिलता है कि वनोन्मूलन एवं इसके कारण, ठीक है, यानी कि जो डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स काउजेज क्या है। वनोन्मूलन पहले देख लेते हैं कि वनोन्मूलन है क्या। तो हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जंतु क्या हैं पाए जाते हैं, जो कि हमारे यानी कि मानव जाति के अस्तित्व के लिए यह क्या है आवश्यक है। यह नितांत आवश्यक है मानव के लिए, मानव के अस्तित्व के लिए, कि ये सारे जो पेड़ पौधे विभिन्न प्रकार के हैं और जंतु हैं वह हमारे जीवन में रहें। आज इन जीवों के अस्तित्व के लिए वनोन्मूलन एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। जो बड़े बड़े जो जीव जंतु हैं, छोटे बड़े, और जो पेड़ पौधे हैं, इनका जो अस्तित्व है यह क्या है हमारे जीवन में अच्छा होता है, लेकिन आज इनका अस्तित्व क्या है वनोन्मूलन के कारण एक खतरा बन गया है। अब हम जानते हैं कि वनोन्मूलन का अर्थ होता है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना। ठीक है, यानी कि हम यह देख रहे हैं कि जो वनोन्मूलन होता है उसके बाद, यानी कि जो पेड़ों की कटाई होती है, जो जंगलों की कटाई होती है, वृक्षों की कटाई होती है, उसके बाद जो जमीन होता है उसका उपयोग क्या किया जाता है, विभिन्न किसी अन्य उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि उनका तो उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए हम कर रहे हैं, जो भूमि वनों की कटाई से खाली होती है। अब यह वनोन्मूलन का क्या कारण है, वृक्षों की कटाई का क्या कारण है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो वो कारण निम्नवत दिया हुआ है, निम्न है। तो पहला कारण है कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, और फिर है घरों एवं कारखानों का निर्माण, फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग। ये क्या है, काउज है, मतलब कारण है इनका। वनों की कटाई के ये कारण है। कृषि के भूमि के लिए हम लोग करते हैं वनों की कटाई, फिर घरों एवं कारखानों के निर्माण के लिए जो कटाई करते हैं वनों की, फिर फर्नीचर अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में भी इनका हम प्रयोग करने के लिए कटाई करते हैं। और क्या है कि दावानल एवं भीषण सूखा की वनोन्मूलन के कुछ प्राकृतिक कारण हैं। ठीक है, यानी कि जब भीषण सूखा हो जाता है और इस तरीके से वनों की कुछ ह्रास होती है, लेकिन क्या है, ये तो प्राकृतिक कारण है। और हम क्या देखते हैं कि वन जो है वो अपना फैलाव खुद कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम उनकी कटाई ना करें, मेन जो कॉज है वह ये उन्मूलन है, वह कटाई ही है, यानी कि मानव उसका मुख्य कारक है, कारण है वनोन्मूलन का। तो हम यह जानते हैं कि वन क्या है, अगर कुछ सूख भी जाते हैं तो वो फिर ऋतु आने के बाद क्या होते हैं कि वो अपनी क्षतिपूर्ति कर लेते हैं, अधिकतर क्षतिपूर्ति कर लेते हैं। लेकिन जब वनों को आप काट देंगे उसकी क्षतिपूर्ति वो नहीं कर पाते हैं। तो हम यह देखते हैं कि इनके परिणाम क्या है, वनोन्मूलन के क्या परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो वनोन्मूलन है उसका क्या परिणाम हो सकता है, कंसिक्वेंस क्या होता है, कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। हम देखते हैं कि वनोन्मूलन के क्या परिणाम है। तो यह देखते हैं कि वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। ठीक है, हम पिछले कक्षाओं में भी इन सभी बातों को पढ़ चुके हैं और इनका जिक्र कर चुके हैं। तो हम यह देखते हैं कि वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हो जाती है। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है। ठीक है, अब भौम जल स्तर का भी निम्नीकरण होता है, जो ग्राउंड वाटर होता है उसका लेवल जो है वह नीचे चला जाता है, वो निम्न हो जाता है। उन्हें पता है कि वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। हमें इस बात की भी जानकारी है कि वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन जो है वह बिगड़ जाता है, यानी कि खराब हो जाता है। तो वनोन्मूलन यानी कि जो आप वन को काटते हैं और वनोन्मूलन होता है, उससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है, वर्षा नहीं होती है, वर्षा कम होती है, और जहाँ वन नहीं होते हैं वहाँ वर्षा होती ही नहीं है। वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी आ जाएगी, इससे यह आपको नुकसान होगा। अब इसके बाद क्या होगा, इसके अतिरिक्त बाढ़ तथा सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ जाती है। और क्यों बढ़ जाती है, इनका जो चर्चा है हम पिछले
क्लासेस में कर चुके हैं, तो वो सारे वीडियोस आप जरूर देख लेंगे। अब हम याद कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। अब कम वृक्षों का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, यानी कि वृक्ष जब कम रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का खपत भी कम होगा। इस प्रकार से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है, और जिससे यह आपको खतरा हो जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों का ग्रहण कर लेती है। ठीक है, यह क्या करती है कि यह ग्रहण कर लेती है इनको, अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्व उष्णन होता है। ठीक है, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग होता है वो उसका कारण यही है, कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। ठीक है, यानी कि आप पेड़ लगाएंगे तो पेड़ क्या करते हैं, अपना भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण में ये कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। तो जितने ही पेड़ रहेंगे उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड का वो यूज कर लेंगे, उसके बाद ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न होगी। लेकिन अगर वन हम काट देते हैं तो ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वह बढ़ जाती है और हमारा जनजीवन असंतुलित हो जाता है। अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम विश्व उष्णन यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वह है। अब हम क्या देखते हैं कि पृथ्वी के ताप में वृद्धि के लिए जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है। ठीक है, इसका क्या होता है, पृथ्वी के ताप में वृद्धि से जल चक्र का भी संतुलन बिगड़ जाता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा हो जाता है, यानी कि ड्राउट्स हो जाते हैं, सूखे पड़ जाते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि ये तो सूखा पड़ गया, सूखा पड़ने से क्या होगा, अब मरुस्थल बढ़ेगा, यानी कि जो बंजर जमीन है वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो इनको हम देख लेते हैं। अब भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन अधिक होता है, यानी कि मिट्टी को बांध करके रखने के लिए जड़ें आवश्यक हैं, पेड़ों की जो जड़ें हैं वो इसका काम कर देती हैं। लेकिन जब ये पेड़ नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो इनका अपरदन भी, मृदा का जो अपरदन है वह ज़्यादा होगा। अब मृदा की ऊपरी परत हटने से नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगती हैं। जब मृदा से, यानी कि जब ऊपर की जो मिट्टी है वह पेड़ नहीं रहेंगे तो हट जाती हैं, उसके बाद सिर्फ ऊपर ही कोमल मिट्टी होते हैं, उसमें ह्यूमस होता है, तो वो सारा हट जाने के बाद नीचे क्या होता है, उनकी कठोर चट्टानें दिखाई देने लगती है। इससे मृदा में ह्यूमस की कमी आ जाती है, ह्यूमस जो है उसकी कमी आ जाती है तथा इसकी उर्वरता भी अपेक्षाकृत कम होती है। इसकी उर्वरता यानी कि फर्टिलिटी भी क्या होती है, कम हो जाती है। अब धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है, इसे हम मरुस्थलीकरण कहते हैं। मरुस्थलीकरण यानी कि डेजर्टिफिकेशन हो जाता है उस पूरे भूमि का। ठीक है, तो धीरे धीरे ये वहाँ से ह्यूमस खत्म हो जाता है, उसके बाद उसकी पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं उसके मिट्टी के। इस प्रकार से क्या होता है, डेजर्टिफिकेशन हो जाता है। अब हम क्या देखते हैं कि वन्य एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण, वन्य एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण कैसे करते हैं, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड विल्ड लाइफ। तो इस प्रकार से कैसे हम संरक्षण करेंगे, क्या ऐसा उपाय अपनाया जाए कि भाई इनका संरक्षण हो सके। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के भ्रमण का आयोजन किया गया था। ये कुछ बच्चे हैं, इस चैप्टर में यही बताया जा रहा है, कुछ बच्चे जो हैं वह घूमने जाते हैं और सारा कुछ अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसके लिए उन्होंने पंचमढ़ी जैव मंडलीय संरक्षित नामक क्षेत्र को चुना था, पंचमढ़ी को चुना था उन्होंने। अब हम यह देखते हैं कि वे जानते हैं कि इस क्षेत्र के पौधे एवं जंतु ऊपरी हिमालय की श्रृंखलाओं एवं निचले पश्चिमी घाट के समान है, उनको इतना तो पता था। ठीक है, तो अब ये जैव मंडल भाई क्या है, ठीक है, और वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र क्या है, इसका हम इसमें अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अब जैव मंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं। ठीक है, यह जैव मंडल के बारे में हम जब देखते हैं तो ये पता चलता है कि जैव मंडल क्या है, तो यह पृथ्वी के वे भाग हैं जहाँ सजीव पाए जाते हैं अथवा जो जीवन यापन के योग्य हैं। ठीक है, वह भाग, जो पृथ्वी का वह भाग जैव मंडल कहलाता है जिसमें जीव पाए जाते हैं। ठीक है, और उसमें उनके जीवन यापन योग्य मतलब वातावरण होता है। अब जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध, यही जैव विविधता है। यानी कि जो कुछ भी आप देखते हैं, जैव मंडल तो वह क्षेत्र है जहाँ पे क्या होता है कि जीव पाए जाते हैं और वह उनके जीवन यापन के लिए उसमें सारा
गुण होता है, ठीक है, वो सारा इन्वायरमेंट वहाँ पे होता है कि वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं, वो उनके लिए आवास होता है, उनके लिए वहाँ भोजन अवेलेबल होता है। तो यह सब क्या है, जैव मंडल है, ठीक है, पृथ्वी का वह भाग है। अब जैव विविधता क्या है कि वहाँ विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं वह पारस्परिक संबंध को स्थापित करके वहाँ पर अपना जीवन यापन करते हैं और वह पर्यावरण के संतुलन को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं, ठीक है। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध है, मतलब पर्यावरण को यह क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि वनस्पति जात और प्राणी जात, ठीक है, और उनके आवासों के जो संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं उन्हें वन्य जीव अभयारण्य कहा जाता है, ठीक है। उन्हें क्या कहा जाता है, वन्य जीव अभयारण्य कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं कि वन्य जीव अभयारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, इन सभी में बहुत मामूली सा अंतर होता है, ठीक है। तो वन्य जीव अभयारण्य यानी कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उनके बारे में बात किया जा रहा है। जैव मंडल है वो यानी कि बायोस्फीयर है, वो ये सारे क्या है, प्राकृतिक आवास देते हैं, उनको रहने के लिए प्राकृतिक आवास देते हैं। तो इनके बारे में हम बारी बारी से अध्ययन करते हैं। जो वनस्पति जात और प्राणी जात है, ठीक है, वनस्पति जात और जो प्राणी जात हैं यानी कि जो वनस्पतियां हैं यानी कि क्या है, प्लांट हैं, और जो छोटे छोटे और जो उनके पेड़ पौधे हैं, इनके साथ साथ क्या होता है, छोटे छोटे जीव जंतु या बड़े जो जानवर हैं वो भी रहते हैं, ठीक है। अब वनस्पति जात और प्राणी जात और उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार यानी कि जो पोचिंग इन क्षेत्रों में निषिद्ध होता है। ये सारे चीज़ें इसमें नहीं की जा सकती हैं। अब वृक्षारोपण भी आप क्या कर सकते हैं, खुद से जाकर के वहाँ नहीं कर सकते हैं। अब कृषि है उसको भी आप नहीं कर सकते हैं, इसकी कटाई भी आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चारागाह यानी कि वृक्षों की कटाई, ये सारा शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार, ये सब चीज़ आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें वहाँ निषिद्ध होती हैं। तो वन्य जीव अभयारण्य क्या है, ठीक है। वन्य जीव अभयारण्य को देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है वो किसको कहते हैं। तो वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। यहाँ यानी कि आप वहाँ किसी तरह का विक्षोभ नहीं करते हैं, उनको डिस्टर्बेंस नहीं करते हैं, ठीक है, उनको डिस्टर्बेंस आप नहीं करते हैं। वह क्षेत्र क्या होता है, वन्य जीव अभयारण्य होता है, प्राकृतिक रूप से वो बने रहते हैं। अब राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान यानी कि जो नेशनल पार्क होते हैं उनको देखते हैं। तो वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वह स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, यह क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान होता है। यानी कि जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वहाँ पे जो प्राकृतिक रूप से उनको रखा जाता है, उनको वह अनुभूति प्रदान की जाती है, वो इस अनुभूति के साथ रहते हैं कि हम जंगल में ही हैं। चाहे वो जो भी जीव जंतु हों वहाँ रखे हुए हैं तो वो उनको वही एटमॉस्फेयर दिया जाता है, वही वातावरण दिया जाता है, ठीक है। तो वह क्षेत्र क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है, जहाँ पे वे इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है, ठीक है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है वह क्या है, तो वन्य जीव, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के जो पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र होता है। यह जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होता है यह क्या होता है, विशाल क्षेत्र होता है। यह वन्य जीव, पौधे और जंतु संसाधन और उस क्षेत्र के आदिवासी हैं वह अपने क्या करते हैं, पारंपरिक ढंग से जीवन यापन करते हैं, और यह एक बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र होता है, ठीक है। ये हमने देखा। इसके बाद हम क्या देखते हैं, जैव मंडल आरक्षण, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि क्या है, जो बायोस्फीयर रिजर्व है वह क्या है। तो इसको हम देखने के पहले ये तो समझ गए कि ये इन तीनों में मामूली सा अंतर होता है, यानी कि वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में बहुत मामूली अंतर होता है, बस इनको समझने का फेर है। तो अब हम देखते हैं कि जैव मंडल आरक्षण क्या है, ठीक है, यानी कि हमारा बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। तो जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। ये किस लिए बनाए गए हैं कि जो हमारा जैव मंडल है, ठीक है, यानी कि जो जीव जंतु और जो पेड़ पौधे हैं इनका जो विविधता है,
जीव विविधता के संरक्षण, यानी कि जीवों में जो विविधता पाई जाती है, यानी कि बहुत सारे जीव जंतु एक साथ जब अपना संतुलन बना करके रखते हैं, उस क्षेत्र को आरक्षित करने के लिए और उनको संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से क्या किया गया है, इनको आरक्षित किया गया है। अब हम देखते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां। ठीक है, किसी क्षेत्र का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होती है। विभिन्न प्रकार के जो छोटे बड़े जीव जंतु पेड़ पौधे होते हैं, वो सारे क्या करते हैं, अपना संतुलन बना करके रखते हैं। वही क्या कहलाता है, विविधता का एक सूचक होता है। ठीक है, यानी कि जो विविध प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं वो उसमें रहते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि किसी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान और बोरी एवं पंचमढ़ी नामक 2 वन्य जंतु अभयारण्य आते हैं। ठीक है, ये सारे क्या हैं, उसी के अंतर्गत आते हैं। यानी कि आपको पता है कि जैवमंडल जो आरक्षित क्षेत्र होता है वह बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। अब इसी में ये लोग भी सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी एवं पंचमढ़ी नामक जो वन्य जीव अभयारण्य हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं, एक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। अब ये आप देख सकते हैं कि जो पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है वह उसका पूरा यह बनाया हुआ है मैप। अब इसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन क्षेत्र आते हैं। पंचमढ़ी अभयारण्य है, उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और फिर बोरी अभयारण्य है। ये सभी क्या हैं, उसी क्षेत्र के जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है उसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसी में ये लोग भी आते हैं, ये सभी भी शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या कुछ हमें पढ़ना है। अब हम देखते हैं कि पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। ठीक है, पेड़ पौधे एवं जो जीव जंतु हैं यानी कि फ्लोरा एंड जो फाना है उनको हम देखते हैं ये क्या है और इनको क्या कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाते हैं। ठीक है, अब हम यह देखते हैं कि जो कोई विशेष क्षेत्र होता है उस विशेष क्षेत्र में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं, वनस्पति जात कहलाते हैं। एवं उस क्षेत्र के जो विशेष प्राणी होते हैं यानी कि जीव जंतु होते हैं वह क्या कहलाते हैं, प्राणी जात कहलाते हैं। साल, सागौन, यहाँ पे आप देख सकते हैं साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन इत्यादि वनस्पति जात हैं। तथा चिंकारा, नीलगाय, ये बार्किंग हिरण, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया इत्यादि पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जात हैं। मतलब कि उस विशेष क्षेत्र में ये लोग पाए जाते हैं। ठीक है, अब आप किसको कह सकते हैं वनस्पति जात, तो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं उस क्षेत्र के क्या कहलाते हैं, वनस्पति जात कहलाते हैं। और किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं, विशेष जीव जंतु हैं, वह क्या कहलाते हैं, प्राणी जात कहलाएंगे। वनस्पति जात और प्राणी जात में यही मामूली सा फर्क है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, यह भेड़िया और विशेष प्रकार का कुत्ता आप इसे कह सकते हैं, फिर हिरण है और ये आप देख रहे हैं जो बाघ है, चीता है और ये जामुन का पेड़, ये सभी क्या है, तेंदुआ वगैरह आपको सब दिखाए गए हैं। फर्न है, जामुन है, ये सारा आप देख सकते हैं। ए यानी कि जंगली कुत्ता है, ये वाइल्ड डॉग है, बी चीतल है और सी जो आपको दिख रहा है वह है भेड़िया और डी नंबर में आपको जो दिख रहा है वह है तेंदुआ और ई में फर्न है, एफ में जामुन का पेड़ है। तो ये सारा आप देख सकते हैं, ये क्या है, विशेष वनस्पति जात है और क्या है, प्राणी जात है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ क्या देखते हैं कि विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। ठीक है, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति यानी कि ये क्या है, या हम में कहने से ही यह समझ में आता है कि किसी विशेष क्षेत्र में जो प्रजातियां पाई जाती हैं वह विशेष क्षेत्रीय प्रजाति आपकी कही जाएंगी। तो पौधे एवं जंतुओं की वह स्पीसीज। ठीक है, अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि पौधों एवं जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती हैं उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, यह आप समझ गए होंगे कि जो विशेष जीव जंतु होते हैं वो क्या किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं। ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती हैं।
किसी विशेष प्रकार का पौधा या जंतु किसी विशेष क्षेत्र, राज्य अथवा देश की विशेष क्षेत्रीय हो सकते हैं। क्या है कि ये किसी विशेष क्षेत्र में के हो सकते हैं, किसी विशेष राज्य के हो सकते हैं, ये प्राकृतिक रूप से किसी और जगह पर नहीं उगाए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं कि जैसे ये आपके जंगली आम वगैरह हैं, ठीक है, तो आप ये गिलहरी है, विशाल गिलहरी है, तो यह क्या है, इसी विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के अंतर्गत ये लोग आएंगे, क्योंकि ये कहीं और इनको प्राकृतिक रूप से आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अब हम देखते हैं कि स्पीसीज, हम यहाँ यह पाते हैं कि स्पीसीज सजीवों की समष्टि का वह समूह है जो एक दूसरे के अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं। इसका अर्थ है कि एक जाति के सदस्य केवल अपनी जाति के सदस्यों के साथ अन्य जाति के सदस्यों को छोड़कर जननक्षम संतान उत्पन्न कर सकते हैं। एक जाति के सदस्यों में समान लक्षण पाए जाते हैं। यानी कि हम यहाँ यह देख रहे हैं कि जैसे जो यह गिलहरी है, तो यह मादा गिलहरी अपने तरह की ही, अपने ही स्पीसीज की किसी दूसरे जो ये नर गिलहरी होते हैं उनसे संपर्क करके यह क्या कर सकती है, संतान उत्पन्न कर सकती है। और इनके जो संतान होंगे वह इन्हीं के जैसे होंगे, क्योंकि इनका जो गुण होता है सब में एक जैसा होता है, सब में एक तरह के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, एक जाति के सदस्यों में समान लक्षण पाए जाते हैं। ये जो गिलहरी है किसी और गिलहरी के साथ जब संपर्क करती हैं तो इनके गुण जो होते हैं वो एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। तो ये क्या है, इस तरीके से इनका जनन होता है और अपने तरह के ही अन्य जीव को ये जन्म देते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि वन्य प्राणी अभयारण्य, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है। तो हम यह देखते हैं कि आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वन्य प्राणी सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं। इन्हें वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। हम क्या देखते हैं कि जहां पर आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां वन्य प्राणी जंतु सुरक्षित रहते हैं। हम क्या देखते हैं कि वनों के अलावा, ठीक है, आरक्षित वनों के जैसे ही और भी जगह हैं जहां पर इनको सुरक्षा प्रदान की जाती है, वह क्या कहलाते हैं, वन्य प्राणी अभयारण्य कहलाते हैं। ठीक है, सेंचुरी कहलाते हैं। हम देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण संकटापन्न वन्य जंतु जैसे कि काले हिरण, श्वेत आंखों वाले हिरण, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाली बतख, घड़ियाल, कक्ष, मगरमच्छ, अजगर, गेंडा इत्यादि हमारे वन्य प्राणी अभयारण्यों में सुरक्षित एवं संरक्षित हैं। ठीक है, इनको क्या किया जाता है, अभयारण्यों में सुरक्षित एवं संरक्षित रखा जाता है। अब भारतीय अभयारण्यों में अनूठे सदृश्य भूमि, बड़े समतल वन, पहाड़ी वन तथा बड़ी नदियों के डेल्टा की झाड़ी भूमि अथवा बूसलैंड हैं। ये सभी भी वहाँ पर होते हैं। तो अब हम क्या देखते हैं, देख लेते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान क्या है, यानी कि नेशनल पार्क क्या है। तो हम देखते हैं यहाँ कि जो नेशनल पार्क है, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय जो उद्यान है वह किसको कहते हैं। यह विशाल आरक्षित क्षेत्र है तथा पर्यावरण के संपूर्ण संगठकों का संरक्षण करने में पर्याप्त है। इन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, यानी कि नेशनल पार्क कहते हैं। आप सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है उसको देख सकते हैं, या जो इंटरनेशनल और इंटरनेशनल बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनका आपने नाम सुना होगा। अब आप किलिमंजारो नेशनल पार्क को देख सकते हैं, और भी जो बहुत सारे इंटरनेशनल पार्क हैं उनको आप देख सकते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि यह वनस्पति जात, प्राणी जात, सदृश भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। ये क्या करते हैं कि जो वनस्पतियां हैं और जो प्राणी हैं विभिन्न प्रकार के, सदृश भूमि, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। जो भी ऐतिहासिक वस्तुएं हैं उनका भी ये संरक्षण करते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। सर्वोत्तम किस्म की टीक यानी कि सागौन इस वन में मिलती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और वन इसमें मिलते हैं। हम देखते हैं कि जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानों में आवास यानी शरण भी स्थित है। ठीक है, इसमें क्या है, आवासन भी स्थित है। यह इन वनों में मनुष्य की गतिविधियों के प्रागैतिहासिक प्रमाण है, जिससे हमें आदि मानव के जीवन यापन के बारे में पता चलता है। यानी कि यह क्या है, अपने साथ ऐतिहासिक महत्व को भी संजोए हुए। अब चट्टानों के इन मानव आवासों में कुछ पेंटिंग कलाकृतियां भी मिलती हैं। पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में 55 चट्टान आवास की पहचान की जा चुकी है। जो पंचमढ़ी का ये आपका जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है उसमें क्या है, 55 चट्टान आवास की पहचान की जा चुकी है। यानी कि चट्टानों में आवास करके जीव जंतु, अभी आप वहाँ लोग भी रहते होंगे,
और इस तरीके से क्या है, जंतु एवं मनुष्य को इन कलाकृतियों में पढ़ते हुए शिकार जंतु एवं मनुष्य को इन कलाकृतियों से लड़ते हुए शिकार, नृत्य एवं वाद्य यंत्रों को बजाते हुए दर्शाया गया है। ठीक है, आज भी अनेक आदिवासी जंगल में रहते हैं। आज भी क्या है, विभिन्न प्रकार के बहुत सारे आदिवासी रहते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना है, इनकी संख्या को बढ़ाना है और इनका क्या है महत्व, इनको महत्व देकर इनकी संख्या को बढ़ाना है। बाघ दे सकते हैं यानी कि टाइगर है, ये जंगली भैंसा है और यह बारहसिंगा है। ठीक है, और आप इधर देखेंगे कि बाघ जो आप उन स्पीसीजों में आते हैं जो धीरे धीरे हमारे वनों से लुप्त होते जा रहे हैं, परंतु सतपुड़ा आरक्षित क्षेत्र में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अतः यह संरक्षण का अनूठा उदाहरण है। क्या है, अनूठा यह उदाहरण है इनके संरक्षण का। अब ये जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है, वे विलुप्त हो सकते हैं, संकटापन्न जंतु कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, संकटापन्न जंतु कहलाते हैं। इनको हम संकटापन्न जंतु कहते हैं, मतलब इनकी जो स्पीसीज है वह खतरे में है, संकट में है। अब पौधे और जंतुओं के संरक्षण के उद्देश्य से सभी राष्ट्रीय उद्यानों में कड़े नियम लागू किए जाते हैं। मानवीय गतिविधियां जैसे चराना, अवैध शिकार, जानवरों को पकड़ना, ये सभी क्या करते हैं, इसमें अवैध रहता है। जलावन के पौधों की लकड़ी, औषधि पौधे एकत्र करना स्वीकार नहीं है, मतलब इनमें ये सभी कार्य क्या हैं, अस्वीकृत हैं। हम देखते हैं कि किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव अजैव घटकों जैसे जलवायु, भूमि, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से किसी परितंत्र का निर्माण करते हैं। ये किसका निर्माण करते हैं, एक परितंत्र का निर्माण करते हैं, इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम का ये निर्माण करते हैं। जलवायु और ये जो भूमि, नदी, डेल्टा, ये सभी मिल करके एक परितंत्र का निर्माण करते हैं। अब रेड डेटा बुक क्या है, रेड डेटा बुक को देखते हैं तो हम यह देखते हैं कि रेड डेटा बुक के विषय में ये बताते हैं, वह उनको बताते हैं कि रेड डेटा बुक जो है वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। क्या किया जाता है, जो भी जीव जंतु जिनकी स्पीसीज खतरे में है, संकट में है, उनका एक रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डेटा बुक माने कि इसकी पुस्तकें हैं। ठीक है, अब प्रवास है, क्या है, प्रवास, जो इनका माइग्रेशन है वह क्या है। हम देखते हैं कि जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। प्रवासी जो पक्षी हैं वह क्या होते हैं, उड़ करके दूसरे जगह से किसी और जगह पर आते जाते हैं, यानी कि हमारे यहाँ भी बहुत सारे जो पक्षी हैं वह आते हैं। यहाँ हमने पिछले अध्याय में भी इसका अध्ययन किया है। अब यह देखते हैं कि वह यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं, क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता है। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, प्रवासी पक्षी कहलाते हैं, जिनका विस्तृत अध्ययन हमने क्लास 7 में किया है। ठीक है, अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि कागज का पुनः चक्रण कैसे होता है, यानी कि रिसाइकलिंग ऑफ पेपर कैसे किया जाता है। तो हम देखते हैं कि 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण विकसित 17 वृक्ष को काटा जाता है। यानी कि कागज जो बनाए जाते हैं, इससे स्पष्ट होता है कि जो कागज बनाए जाते हैं वह वृक्ष से बनाए जाते हैं, यानी कि पेड़ से बनाए जाते हैं। तो 1 टन कागज की प्राप्ति के लिए हम कितने पूर्ण विकसित वृक्ष को काटते हैं, 17 वृक्षों को काटते हैं। अतः हमें कागज की बचत करनी चाहिए। यह बातें समझाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं कि कागज को हमें क्या करना चाहिए, सोच समझ के उसका भी यूज करना चाहिए, क्योंकि ये वृक्ष से बनाए जाते हैं। अब कागज का 5 से 7 बार पुनः चक्रण किया जा सकता है। कितने बार किया जा सकता है, 5 से 7 बार इनको रिसाइकलिंग इनकी की जा सकती है। अब हम यह देखते हैं कि यदि कोई छात्र दिन में मात्र 1 कागज की बचत करता है तो वह 1 वर्ष में अनेक वृक्ष बचा सकते हैं। हमें कागज की बचत करनी चाहिए, इनका पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण करना चाहिए। इसके द्वारा हम न केवल वृक्ष को बचाएंगे वरन कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल एवं ऊर्जा की भी बचत कर सकते हैं। इसी तरह क्या कर सकते हैं हम, क्या इनका ऊर्जा भी बचा सकते हैं, जो भी और पानी है उसकी भी बचत कर सकते हैं।
इसी के साथ साथ कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले हानिकारक रसायनों में भी कमी आएगी, यानी कि जो भी डेंजरस केमिकल्स हैं उनका भी हम कम यूज कर सकते हैं, इसको बचा करके कागज का कम यूज करके। ठीक है, तो अब यह क्या देखते हैं हम कि पुनर्वन रोपण, ठीक है, यानी कि रिफॉरेस्टेशन जो होता है उसको देखते हैं कि कैसे आप रिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं और किसे कहते हैं। तो हम देखते हैं कि वनोन्मूलन का उत्तर क्या होता है कि पुनर्वन रोपण है, यानी कि जब आप कटाई हो रही है वनों की तो उसको आप उत्तर कैसे दे सकते हैं, उसका जवाब आप कैसे दे सकते हैं, तो पुनः वन को रोप करके, यानी कि पुनः वन को लगा करके। पुनर्वन रोपण में काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्ष का रोपण करना है। इसका आप पुनर्वन रोपण में क्या होता है कि जो भी वृक्ष काटे गए हैं उनकी क्षतिपूर्ति के लिए नए वृक्ष आप लगा देते हैं। अब रोपण वाले वृक्ष सामान्यतः उसी स्पीसीज के होते हैं जो उस वन में पाए जाते हैं, यानी कि हम उसी स्पीसीज का वन रोपते हैं, उसी स्पीसीज का पेड़ रोपते हैं जो उस वन में पाए जाते हैं। अब हमें कम से कम उतने वृक्ष तो लगाने ही चाहिए जितने हम काटते हैं। प्राकृतिक रूप से भी वन का पुनर्वन रोपण हो सकता है। ये प्राकृतिक रूप से क्या हो सकता है, वन का पुनर्रोपण हो सकता है। यदि वनोन्मूलित क्षेत्र को अबाधित छोड़ दिया जाए तो यह स्वतः पुनर्स्थापित हो जाता है। यह मैंने आपको शुरू में ही ये बात बताई थी कि आप वन को यदि ऐसे ही छोड़ देते हैं और उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं करते हैं तो वो अपनी क्षतिपूर्ति कर लेता है, लेकिन यदि आप उसको काटते हैं, वन उन्मूलन करते हैं, तो इसका जवाब आप पुनर्वन रोपण से दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पुनर्वन रोपण क्या होता है, वनों की क्षतिपूर्ति को करने में सहायक होता है, वन को हरा भरा करने में सहायक होता है। अब हम देखते हैं कि जो हमने पढ़ा है उसका सारांश देख लेते हैं कि क्या है। तो वन्य प्राणी अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ऐसे नाम हैं जो वन एवं वन्य प्राणी का संरक्षण एवं परिरक्षण हेतु बने हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, इनके परिरक्षण और संरक्षण हेतु ये बने हैं वन्य प्राणी अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अब जैव विविधता का अर्थ है किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों की विभिन्न किस्में। अब देखते हैं कि किसी क्षेत्र के सभी पौधे एवं जंतु उस क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात नाम से जाने जाते हैं। अब विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज किसी क्षेत्र विशेष में ही पाई जाती हैं। अब संकटापन्न स्पीसीज वह स्पीसीज है जो विलुप्त होने के कगार पर है। रेड डेटा बुक में संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, जो भी स्पीसीज समाप्त होने वाले हैं उनका उसमें रिकॉर्ड रखा जाता है। अब प्रवास वह परिघटना है जिसमें किसी स्पीसीज का अपने आवास से किसी अन्य आवास में हर वर्ष की विशेष अवधि में विशेषकर प्रजनन हेतु चलन होता है। ठीक है, यानी कि वो चले जाते हैं। हमें वृक्ष ऊर्जा और पानी की बचत करने के लिए कागज की बचत, उनका पुनः उपयोग और पुनः चक्रण करना चाहिए। ठीक है, अब पुनर्वन रोपण नष्ट किए गए वनों को पुनर्स्थापित करने के लिए रोपण करना होता है, यानी कि आप पुनर्वन रोपण करके जो वनोन्मूलन होता है उसको आप बचा सकते हैं। अब क्या आप जानते हैं तो आप फिर से जान लीजिए, नहीं जानते हैं तो आपके लिए जानना ये जरूरी है। विश्व में जंगली बाघों की आधी से अधिक जनसंख्या भारत में पाई जाती है। इसी प्रकार 65 एशियन हाथी, ठीक है, 85% एक सींग वाले गेंडे एवं 100% एशियन शेर जो हैं वो, एशियाटिक लायन जो है वो भारत में ही पाए जाते हैं। अब विश्व के 12 बड़े जैव विविधता वाले देश में भारत छठा स्थान है। ठीक है, यह आप देख सकते हैं कि भारत का स्थान जो है छठा है। विश्व के 34 जैव विविधता तप्त स्थलों में से 2 भारत में स्थित हैं। यह है पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। यह क्षेत्र जैव विविधता के बहुत घनी है, मतलब धनी है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि आज वन्य प्राणियों को सबसे अधिक खतरा अतिक्रमण से उनके आवास नष्ट होने का है। ठीक है, इससे है उनका आवास नष्ट हो जाता है, उससे उनको खतरा होता है। अब भारत में विश्व के संकटापन्न स्पीसीज की संख्या 172 है, जो विश्व की संकटापन्न स्पीसीज का 2.9% है। पूर्वी हिमालय के तप्त स्थल में पशु
और पौधों की स्पीसीज को शामिल करते हुए लगभग 163 वैश्विक संकटापन्न स्पीसीज हैं। भारत में एशिया की कुल कुछ दुर्लभ प्रजातियां जैसे कि बंगाल लोमड़ी, संगमरमरी बिल्ली और एशियाटिक शेर, भारतीय हाथी, एशियन जंगली गधा, भारतीय गेंडा और क्या है गौर, फिर जंगली एशियाटिक जल भैंसा इत्यादि पाई जाती हैं। ये सभी क्या है, जो विश्व के अन्य जंतु हैं, जीव जंतु हैं जो संकटापन्न है, यानी कि वो उनका जो स्पीसीज है वो खतरे में है, ये सभी पाए जाते हैं। आपने बहुत ध्यान से इस क्लास को देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।